सुबह का वक्त है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक आजाद देश वेनेजुएला में घुसती है और उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके ही घर से गिरफ्तार कर ले जाती है। और जो तस्वीरें दुनिया भर में फैलती हैं वो सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, वो एक बहुत बड़े एक भू राजनीतिक भूचाल का साफ साफ संकेत है। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी घटना पर है। हमारे सामने जो स्रोत है वे इस घटना के कैसे और क्यों पर कई अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाले नजरिए पेश करते हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से कुछ बड़े सवालों के जवाब तलाशना। पहला, अमेरिका ने रूस के हथियारों से लैस एक मजबूत सेना वाले देश पर इतनी आसानी से कब्जा कैसे ले लिया। दूसरा, इस हमले के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई थी या इसके पीछे तेल, सोना, डॉलर की बादशाहत का कोई बड़ा खेल है? और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी सवाल है, इस पूरी घटना से दुनिया के दूसरे देशों, खासकर भारत जैसे उभरते हुए देशों को क्या सबक मिलते हैं। तो चलिए इन स्रोतों की परतों को एक एक कर खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो किसी को भी हैरान कर देगा। हाँ, वेनेजुएला, जिसके पास रूस के दिए हुए सुखोई फाइटर जेट्स थे, S-300 जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम था और लाखों की फौज भी थी। हाँ, वही देश कुछ ही घंटा में बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े हार कैसे गया? आखिर उनके हथियार, उनकी फौज, वो सब क्या कर रहे थे? इसका जवाब हमें किसी मिसाइल या तोप में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में मिलता है। इतिहास में? हाँ, स्रोतों के मुताबिक अमेरिका और CIA ने वही रणनीति अपनाई जो करीब 250 साल पहले अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के खिलाफ अपनाई। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। अच्छा, इसे हम मीर जाफर रणनीति का कह सकते हैं, एक हाईटेक 21st सेंचुरी का संस्करण। मीर जाफर रणनीति, ये सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है। आज के जमाने में ये काम कैसे करता है? ये 3 स्तरों पर काम करता है और बहुत ही शातिर तरीके से। पहला स्तर था नेताओं की खरीद। विपक्ष के जो नेता कल तक टीवी पर अमेरिका को गालियां दे रहे थे, उन्हें डॉलर और सत्ता का लालच देकर रातों रात खरीद लिया गया। और दूसरा स्तर? दूसरा और सबसे अहम, जनरलों का सौदा। सेना के बड़े अफसरों और जनरलों को 2 विकल्प दिए गए। कैसे विकल्प? या तो लड़ो और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित होकर जिंदगी भर जेल में सड़ो, या फिर चुपचाप सरेंडर कर दो और बदले में तुम्हें लाखों डॉलर और अमेरिका में एक आलीशान जिंदगी मिलेगी। और जाहिर है उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उन्होंने देश, वर्दी, सम्मान सब कुछ बेच दिया। बिल्कुल। और तीसरा स्तर था सांसदों को तोड़ना। कई सांसदों को ये वादा किया गया कि अमेरिका जो नई कठपुतली सरकार बनाएगा उसमें उन्हें बड़े बड़े पद मिलेंगे। तो संक्षेप में कहानी वही पुरानी थी। मादुरो नवाब सिराजुद्दौला बन गए और उनका बिकाऊ विपक्ष मिर्जा सर। हाँ, स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई, बस वेनेजुएला के किरदारों ने अपना अपना रोल अदा किया। लेकिन ये सिर्फ अंदर की गद्दारी तो नहीं थी। स्रोतों में इस पूरे ऑपरेशन के सैन्य और तकनीकी पहलू की जो जानकारी है वो तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। हाँ, और यहीं पर टेक्नोलॉजी का वो खौफनाक चेहरा सामने आता है। सबसे पहले आर्कस सेंटेलियन जैसे स्टेल्थ ड्रोन वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसे। ये रडार पर नजर नहीं आते। बिल्कुल नहीं, और इन्होंने चुपचाप अंदर की सारी जासूसी कर ली। इसके बाद F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स अंदर आए। S-300 सिस्टम भी उन्हें नहीं पकड़ पाया। नहीं, F-35 उसकी पकड़ में ही नहीं आए। उन्होंने रडार को फर्जी सिग्नल भेजकर पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। मतलब वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम को लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, जबकि दुश्मन उनके सिर पर खड़ा था। बिल्कुल। और जैसे ही वेनेजुएला के ऑपरेटर्स को शक हुआ और उन्होंने अपनी रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ताकि वो F-35 को पकड़ सके। हाँ, ठीक उसी वक्त F-35 के पीछे आ रहे ग्राउलर जहाजों ने इलेक्ट्रॉनिक हमला कर दिया। उन्होंने रडार की फ्रीक्वेंसी को लॉक किया और AGM मिसाइलें दाग दी। और स्रोतों के मुताबिक सिर्फ 9 सेकंड के अंदर वेनेजुएला के 12 सबसे जरूरी रडार स्टेशन तबाह हो गए। सिर्फ 9 सेकंड में? एक झटके में पूरा देश आसमान में अंधा हो गया। वही हुआ। और एक बार जब आंखें फूट गईं तो फिर कोई भी हमला कर सकता। बिल्कुल। इसके बाद B-52 बॉम्बर्स ने आकर सैन्य ठिकानों पर
कारपेट बॉम्बिंग की, मतलब बमों का गलीचा बिछा दिया। और फिर B-1 लैंसर जैसे जहाज़ों ने देश के अंदर घुसकर सटीक हमले किए। और जमीन पर ये काम डेल्टा फोर्स के कमांडो ने किया। उन्हें लाने के लिए हर तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। इस पूरे ऑपरेशन को आसमान से एक हॉक आई जहाज कंट्रोल कर रहा था, जो एक तरह का उड़ता फिरता कमांड सेंटर था। लेकिन इस हमले का एक और हिस्सा था जो शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया। साइबर अटैक। हाँ, ये भविष्य के युद्ध की एक बहुत डरावनी झलक है। जैसे ही सैन्य हमला शुरू हुआ, वेनेजुएला का पावर ग्रिड, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS और यहाँ तक कि बैंकिंग सर्वर्स सब एक साथ बंद हो गए। सब ठप। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्होंने पावर प्लांट पे बमबारी की? नहीं, यही तो खेल है। स्रोतों के अनुसार ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे सॉफ्टवेयर में भेजे गए अपडेट्स के जरिए किया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट से? हाँ, उन अपडेट्स में ऐसे वायरस या किल स्विच छुपाए गए थे जिन्हें बस एक बटन दबाकर एक्टिवेट कर दिया गया। ये तो डिजिटल गुलामी है। मतलब अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है तो आप एक क्लिक पर गुलाम बनाए जा सकते हैं। बात सीधी है, बिल्कुल यही मतलब है इसका। ये जो पूरा सैन्य ऑपरेशन था, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने इतना बड़ा खतरा उठाया क्यों? उनका आधिकारिक कारण तो ये है कि राष्ट्रपति मादुरो ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे, पर स्रोत इस दावे पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ड्रग्स की समस्या तो मैक्सिको और कोलंबिया में कहीं ज्यादा है, तो फिर हमला सिर्फ वेनेजुएला पर क्यों? हाँ, तो असली वजह क्या है? यहाँ पर कहानी एक प्याज की तरह है, जिसकी कई परतें हैं। सबसे बाहरी परत जो सबको दिखाई देती है वो है तेल। ये तो सबसे सीधी वजह लगती है भी? वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। खुद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वेनेजुएला का तेल हमारा था और हम उसे वापस लेने जा रहे हैं। तो इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन सिर्फ तेल के लिए इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट, कहानी इतनी सीधी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और यही हम दूसरी और ज्यादा गहरी परत पर आते हैं। ये लड़ाई असल में तेल की नहीं, बल्कि उस चीज की है जिससे तेल खरीदा जाता है। अमेरिकी डॉलर। हाँ, अमेरिकी डॉलर। दुनिया में तेल का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने सिस्टम को चुनौती दी, उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। सद्दाम हुसैन ने यूरो में तेल बेचने की बात की, उनका क्या हुआ हम सब जानते हैं। मोहम्मद गद्दाफी ने सोने पर आधारित अफ्रीकी दीनार की बात की और उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। और वेनेजुएला भी यही करने की कोशिश कर रहा था। वो ब्रिक्स देशों या चीन की करेंसी में तेल बेचने की योजना बना रहा था। मतलब वो सीधे सीधे डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा था, और ये अमेरिका के लिए मतलब एक अस्तित्व का खतरा था। लेकिन क्या कोई और भी परत है? हाँ, एक तीसरी परत भी है जिस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, और वो है सोना। हाँ, वेनेजुएला में सिर्फ काला सोना यानी तेल ही नहीं, पीले सोने का भी विशाल भंडार है। उनके सेंट्रल बैंक में 161 टन सोना है, और अनुमान है कि जमीन के नीचे करीब 10,000 टन सोना और है। अच्छा, तेल निकालने में तो सालों लगते हैं, लेकिन सोना तो लिक्विड कैश की तरह है। बिल्कुल, एक कठपुतली सरकार बिठाते ही ये सारा सोना अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैंकों में पहुंच जाएगा। तेल, डॉलर, सोना, और स्रोत एक चौथी वजह की तरफ भी इशारा करते हैं जो भविष्य की लड़ाई से जुड़ी है। हाँ, ये भविष्य की लड़ाई है, लिथियम और दूसरे बेशकीमती खनिजों की। वेनेजुएला की जमीन में कोल्टन और लिथियम जैसे खनिज भरे पड़े हैं, जो हमारे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। स्रोतों में एलोन मस्क के एक पुराने ट्वीट का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने बोलीविया में हुए एक ऐसे ही तख्ता पलट का समर्थन करते हुए लिखा था, हम जिसका चाहें तख्ता पलट करेंगे, इसकी आदत डाल लो। मतलब ये सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट की भूख मिटाने की लड़ाई है, जिसे लोकतंत्र और मानवाधिकार का चोला पहनाया जा रहा है। तो ये साफ है कि हमला सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं था। व्हाइट हाउस ने इस घटना के बाद एक तस्वीर पोस्ट की, जिसका मतलब साफ था, हमसे पंगा लोगे तो यही अंजाम होगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक सीधी और सच कहूं तो डरावनी धमकी है। ये अमेरिका की पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन की वापसी है। यानी वो सोच के पूरा लैटिन अमेरिका उनका अपना अहाता है। हाँ, उनका बैकयार्ड है, और वहाँ किसी और बाहरी ताकत, खासकर रूस या चीन का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मादुरो ने यही नियम तोड़ा था। और ये बाकी तेल उत्पादक देशों के लिए भी एक चेतावनी है। बिल्कुल, उन सभी के लिए जो पेट्रो डॉलर सिस्टम को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। संदेश साफ है, अमेरिका अब बातचीत की टेबल पे नहीं बल्कि बंदूक से बात करेगा।
स्रोत एक और खतरनाक सोच की ओर इशारा करते हैं, वो ये कि ट्रंप के समर्थक इस पूरे ऑपरेशन को एक सस्ते बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं। हाँ, कि इराक युद्ध के मुकाबले इसमें ना अमेरिकी सैनिक मरे, न ज्यादा पैसा खर्च हुआ और बदले में एक पूरा देश और उसके संसाधन हाथ लग गए। एक देश की बर्बादी को मुनाफे के तौर पर देखना, ये सोच ही बहुत डरावनी है। और यहीं से हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस पूरी घटना से दूसरे देशों, खासकर भारत के लिए क्या सबक है। हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। तो पहला और सबसे बड़ा सबक क्या है? पहला और सबसे कड़वा सबक, घर के गद्दारों से सावधान रहें। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ बाहरी दुश्मनों से ज्यादा घर के भेदियों की वजह से हारी जाती हैं। ये बात तो चाणक्य ने भी सदियों पहले कही थी। और वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। अगर आपके नेता, आपके जनरल ही बिकने को तैयार हों, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। राष्ट्रीय एकता और चरित्र किसी भी मिसाइल सिस्टम से ज्यादा जरूरी हैं। और दूसरा सबक आत्मनिर्भरता से जुड़ा है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट ने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया। तो अपनी करेंसी, अपना पेमेंट सिस्टम, हाँ, अपना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अपना इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होना बहुत जरूरी है। इस मामले में भारत का यूपीआई एक शानदार उदाहरण है। सही। अगर आपका पूरा डिजिटल ढांचा विदेशी कंपनियों के हाथ में है, तो आप हमेशा डिजिटल गुलाम बने रहने के खतरे में रहेंगे। और तीसरा सबक, जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है, वो शक्ति और नैतिकता के रिश्ते के बारे में है। हाँ, और ये सबसे कड़वा सच है। शक्ति ही सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र, ये सब बातें सिर्फ कमजोरों पर लागू होती हैं। जब कोई ताकतवर देश कुछ करने की ठान लेता है, तो ये सारे नियम कायदे किताबों में धरे रह जाते हैं। बिल्कुल। इस दुनिया के जंगल में कमजोर हमेशा शिकार होता है। आप कितने सही हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ताकतवर हैं, इससे फर्क पड़ता है। ये मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की वो पंक्तियां याद दिलाता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। मतलब माफी और शांति की बात भी उसी को शोभा देती है जिसके पास ताकत हो। कमजोर की शांति को दुनिया कायरता समझ लेती है। सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन यही भू राजनीति की हकीकत है। स्रोत एक बहुत अहम बात पर हमारी इस चर्चा का अंत करते हैं, वो ये कि इतिहास हमेशा जीतने वाला लिखता है। ये बहुत संभव है कि कुछ सालों में हॉलीवुड शायद वेनेजुएला से ही लूटे गए पैसों से एक फिल्म बनाए और उस फिल्म में इस हमले को एक हीरोइक मिशन की तरह दिखाया जाए। और यहीं पर यह पड़ताल हमारे लिए सोचने को एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या? नैरेटिव और मनोवैज्ञानिक युद्ध के इस दौर में एक इंटरवेंशन और इन्वेजन के बीच फर्क कैसे किया जाए? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम इतिहास का वो संस्करण नहीं देख रहे जो किसी ने अपने फायदे के लिए गढ़ा है? और आखिर में किसी देश की संप्रभुता का क्या मतलब रह जाता है जब उसकी अंदरूनी समस्याओं को एक सुपर पावर अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है? पिक्चर अभी बाकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमिंग सून। हाँ।